वंदे मातरम बच्चों। पिछली क्लास में आपने पढ़ा यंग कद्वी छिली और आपने देखा कि स्क्रीन पर किस तरह से दो प्रकाश बिंदुओं के स्थान पर स्क्रीन पर बहुत सारे ब्राइट और डार्क बैंड्स मिले, यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस मिली। मैक्सिमा मिनिमा ये एकांतर से मिले। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये जो दो प्रकाश स्रोत हैं S1 और S2, यहाँ पर क्यों नहीं दो LED बल्ब लगा दिए गए, और क्या ये यहाँ पर दो LED बल्ब लगाने पर इस स्क्रीन पर वही घटना घटित होगी व्यतिकरण की? क्या यहाँ स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे? और क्यों यंग साहब ने यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत लिया और यहाँ दो बहुत अत्यंत सूक्ष्म छिद्र किए, तभी ये पैटर्न प्राप्त हुआ? तो ये उत्तर इसका ये है कि यहाँ S1 और S2 की जगह पर यदि दो LED बल्ब ले लिए जाएं तो यहाँ पर ये पैटर्न गायब हो जाता, नहीं मिलता है। फिर से प्रश्न उठता है कि क्यों? तो ये व्यतिकरण की एक आवश्यक शर्त है कि जिन दो प्रकाश स्रोतों से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, आ रही हैं, उन दोनों प्रकाश स्रोतों को यानी कि S1 और S2 को आपस में कला संबद्ध होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कला संबद्ध स्रोत, यानी कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। ये जो कला संबद्ध स्रोत है, ये इसके बारे में यूपी बोर्ड में प्रश्न पत्र में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। जब दो प्रकाश स्रोत, यहाँ पर कौन कौन से प्रकाश स्रोत हैं, S1 और S2, समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करें, यानी कि दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति से मतलब है S1 से आने वाली तरंगों की आवृत्ति और S2 से आने वाली तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए, और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ समान कलांतर रहे। समान कलांतर का मतलब इस चित्र में आप समझ लीजिए। मान लीजिए रेड कलर की एक तरंग स्रोत S1 से आ रही है और ब्लू कलर की एक तरंग स्रोत S2 से आ रही है। ये दोनों तरंगे यहाँ पर इनके बीच में कलांतर थीटा है मान लिया। तो समय के साथ जैसे जैसे ये तरंगे माध्यम में आगे बढ़ेंगी तो इस जगह पर भी कलांतर कितना होना चाहिए, थीटा। यहाँ इस स्थान पर भी कलांतर कितना होना चाहिए, थीटा। और आगे ज्यो ज्यो ये माध्यम में आगे बढ़े इनके बीच में कलांतर कितना होना चाहिए, थीटा ही रहना चाहिए। तो समय के साथ जो जो तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है तो समय के साथ इनके बीच में दोनों प्रकाश स्रोतों से आने वाली तरंगों के बीच में कलांतर समान रहे, तो ऐसे स्रोत जिनसे ये तरंगे निकल रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उन दोनों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो ऐसे स्रोत जिनसे ये तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो ये कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा है। दूसरा है कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। कला संबद्ध स्रोत की इंग्लिश होती कोहेरेंट सोर्स और कला असंबद्ध स्रोत की इंग्लिश होती है इनकोहेरेंट स्रोत। ये जो चित्र है, ये जो तरंगे हैं ये आपस में कला संबद्ध है क्योंकि सभी तरंगे एक साथ मूव कर रही हैं। ठीक है, ये जो स्रोत है यहाँ पर आप देखेंगे इस स्थान पर इन दोनों का क्रेस्ट यदि माने तो ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग ले तो यहाँ पर क्रेस्ट है। यहाँ पर देखिए इस स्थान पर इस तरंग का क्रेस्ट है, इस स्थान पर नहीं है, इस स्थान पर ट्रफ आ रहा है, इस तरंग का ट्रफ आ रहा है। तो इस तरह से ये जो तरंगे हैं, 3 तरंगे आपको दिख रही हैं, ये इनकोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली तरंगे हैं, यानी कि कला असंबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे हैं। इसी प्रकार से ये भी
कला असंबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगे हैं। ये 3 फिगर 1, 2 और 3, ये तीनों ही इन तीनों ही चित्रों में जो तरंगे हैं वो कला असंबद्ध स्रोतों से निर्गत हो रही हैं। तो कला असंबद्ध स्रोत की क्या परिभाषा होगी? यदि दो प्रकाश स्रोत असमान आवृत्ति की, यानी कि इन दोनों के जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति भी समान नहीं है, अर्थात दोनों स्रोत की तरंगों की आवृत्ति अलग अलग है तथा दोनों तरंगों के मध्य कलांतर का मान परिवर्तित हो, अर्थात असमान कलांतर वाली तरंगे उत्पन्न करने वाले स्रोत कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला असंबद्ध स्रोत के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? देखिए, ये जो लेजर बीम होती है, मार्केट में रेड कलर की बीम मिलती है, वो पैरेलली चलती है। आप कितनी भी दूर ले जाएंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट ही दीवार पर आपको दिखेगा। तो ये जो लेजर लाइट से निकलने वाली तरंगे हैं वो एकदम समांतर चलती हैं, सभी तरंगे। ठीक है, तो ये कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे हैं। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत का मतलब है लेजर लाइट में आगे आप देखोगे छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो और इसी कारण आप देखेंगे एक पॉइंट से निकलने वाली तरंगों के बीच में एक पैटर्न प्राप्त होता है दीवार पर। अगर आप लेजर लाइट में आगे की तरफ एक पैटर्न लगा देते हैं, आप उसके जो कैप है वो चेंज करते रहते हैं, तो आगे दीवार पर एक बहुत सुंदर सा पैटर्न मिलता है। वो भी उसका कारण क्या है? उसका कारण है व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यदि आप एलईडी लाइट लेते हैं तो एलईडी लाइट से उत्पन्न जो तरंगे हैं, आप उस पर कोई भी कैप लगा दीजिए, आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं? उसका कारण क्या है कि ये इनकोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली तरंगे हैं, यानी कि कला असंबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे। इसी तरह से इनकोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली तरंगे, बल्ब जो हमारा सिंपल पीला प्रकाश वाला इनकैंडिसेंट बल्ब होता है, उससे निकलने वाली तरंगे भी कला असंबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कला असंबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे इस प्रकार से चलती हैं और कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे इस प्रकार से चलती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, लेजर बीम जो है वो एग्जाम्पल है कला संबद्ध स्रोत का, और एलईडी जो एग्जाम्पल है वो किसका है? कला असंबद्ध स्रोत का। तो इस तरह से जो पहली शर्त है व्यतिकरण की घटना घटित होने के लिए, वो ये है कि इन दोनों ही सोर्सेस को S1 और S2 जिनके बीच की तरंगों के बीच अध्यारोपण हो रहा है, जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच में अध्यारोपण हो रहा है, यानी कि वो तरंगे आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रही हैं, उनको कला संबद्ध होना चाहिए। व्यतिकरण की घटना घटित होने के लिए ये पहली आवश्यक शर्त है। और ये जो कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा है वो 1 नंबर में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। ये भी प्रश्न 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए। कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो यहाँ पहले तो इस चित्र को समझ लीजिए। जहां जहां पर मैक्सिमा मिला है, मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हुआ है, तरंगों के बीच अध्यारोपण हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। यहाँ पर निर्माण मतलब यहाँ कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पर तरंगे इस प्रकार से अध्यारोपित हुई हैं कि प्रकाश की तीव्रता इस स्थान पर बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमा मिला है, यानी कि यहाँ पर 2 तरंगे इस प्रकार से अध्यारोपित हुई हैं कि यहाँ पर अदीप्त यानी कि डार्क बैंड मिला है, यानी कि यहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो गई है। तीव्रता माने ब्राइटनेस, चमक, प्रकाश की चमक, तीव्रता, ब्राइटनेस, ये तीनों ही शब्द एक ही बात को इंगित करते हैं, एक ही बात को बताते हैं। इसलिए आप भ्रमित ना हो कि तीव्रता कोई बहुत हाई फाई वर्ड है, मैं अपनी बच्चियों के लिए बता रही हूँ।
तो हमारी बच्चियां हैं जिन मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, उनका शब्दकोश बहुत ही अपना बढ़ा ले, शब्दकोश अपना बढ़ा ले वो सारे बच्चे। तो तीव्रता न्यूनतम मतलब मिनिमम, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर मिनिमम मिला है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, क्योंकि दोनों तरंगों ने मिलकर यहाँ पर प्रकाश को गायब कर दिया है, यहाँ प्रकाश नहीं मिला है, इसलिए इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाश मीन्स खत्म होना। तो प्रकाश यहाँ मिला ही नहीं, यानी कि यहाँ पर था ही नहीं, प्रकाश खत्म हो गया। यहाँ पर संपोषी यानी कि निर्माण हुआ यहाँ प्रकाश का, और दोनों तरंग की तीव्रताओं का से अधिक प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो संपोषी व्यतिकरण माने जहां पर जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है वहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। जहां जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम है यानी कि न्यूनतम है, वहां पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जो कि आप एक बार समझ भी लीजिए। जब व्यतिकरण माने जब लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति व नियत कलांतर, नियत कलांतर, समान आवृत्ति, समान आयाम कहाँ से होगा? कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगों के बीच की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे माध्यम में संचरित होती हुई, संचरित मतलब आगे बढ़ना, अध्यारोपित होती हैं यानी एक दूसरे पर आरोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम व तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता माने चमक, जहां पर ब्राइट बैंड मिलता है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम व तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, यानी कि जहां ब्राइट बैंड यानी कि दीप्त फ्रिंज मिल रही है, वहां उस बिंदु को कहेंगे वहां पर आयाम और तीव्रता अधिकतम है। तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम व तीव्रता न्यूनतम, यानी कि जहां पर डार्क बैंड यानी कि जहां प्रकाश नहीं मिल रहा है, प्राप्त होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और ये व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? अभी अभी बताया आपको, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण माने 2 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विनाशी और संपोषी व्यतिकरण। ठीक है। जब लगभग समान आवृत्ति की संचरित होती हुई समान कला में अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप जिन बिंदुओं पर परिणामी आयाम व तीव्रता का मान अधिकतम होता है, तो इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। माना दो तरंगे जिनके आयाम देखिए, यहाँ पर तरंग एक आयाम कितना है? A1। देखिए चित्र में आयाम A1 है, इसको स्मॉल a1 यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। A1 व ये जो तरंग है दूसरी रेड कलर, इसका आयाम कितना है? A2। ये तरंगे यदि समान कला में अध्यारोपित होंगी अतः अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग का आयाम R है, तो R मैक्सिमम इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। देखिए चूंकि यहाँ पर दोनों तरंगों का क्या है, ये भी क्रेस्ट है यानी कि श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, एक ही दिशा में दोनों तरंगे जा रही हैं, इसलिए इन दोनों को अगर हम इसका वेक्टर सम करेंगे, इन दोनों तरंगों के आयाम को A1 प्लस A2 कर देंगे, तो ये दो तरंगे, तरंग एक और तरंग दो, ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं। ये दोनों तरंगे, तरंग 1 और तरंग 2 एक दूसरे पर जब अध्यारोपित होंगी तो एक तीसरी तरंग का निर्माण करेंगी, तरंग 3। और इस तरंग का आयाम कितना होगा? आयाम A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। तो जो नई तरंग हमारी बनी है, नई तरंग ये तीसरी तरंग बनी है, किसके किसके अध्यारोपण से? तरंग 1 और तरंग 2 के अध्यारोपण से तीसरी तरंग बनी, तरंग 3 यानी कि तरंग y, जिसका आयाम कितना है? A इज इक्वल्स टू A1 तरंग 1 का आयाम और प्लस A2 तरंग 2 का आयाम। तो यहाँ टोटल आयाम कितना हो गया? R मैक्सिमम इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2।
इसके प्रतीकों पर मत जाइएगा, A1 और A2 वहां कैपिटल लिया गया है, आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा, वहां चित्र में भी A1 और A2 स्मॉल कर दीजिएगा, या यहाँ पर A1 और A2 कैपिटल कर लीजिएगा। जो कि तीव्रता आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता। और इस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति व नियत कलांतर की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे माध्यम में संचरित होती हुई विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। इस चित्र को समझिए, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चित्र पर। यहाँ पर देखिए, एक क्रस्ट है तरंग एक का और दूसरी तरंग का ट्रफ है। तो जब परिणामी तीव्रता होगी तो y2 माइनस y1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू A2 इस जगह पर यहाँ पर एडिशन किया गया है, तो A2 प्लस में लिया है और ये जो है A2 A1 माइनस में लिया है। तो इस स्थान पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, और इनके बीच में फेज कितनी है, कला कितनी, y2 इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद y1। कितना, 180 डिग्री का कलांतर है, यानी कि पाई रेडियन का कलांतर है। तो A इज इक्वल टू इस स्थान पर कितना होगा, A2 प्लस माइनस A1, क्योंकि यहाँ पर A1 का जो विस्थापन है या ट्रफ बना है, इसकी दिशा के विपरीत है। यदि आप इस पॉइंट पर करेंगे तो ये प्लस में जाएगा और ये चीज माइनस, यहाँ पर जो आयाम है वो माइनस में जाएगा। ये आयाम प्लस में A1 और ये माइनस में माइनस A2। तब अगर हम परिणामी तीव्रता, परिणामी विस्थापन ज्ञात करते हैं, तो ये माइनस में आया हुआ है, इस स्थान पर देखेंगे आप, नीचे ट्रफ में आया हुआ है। और इस स्थान पर देखेंगे तो चूंकि A2 की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर और यहाँ A1 की वैल्यू कम है, तो परिणामी तीव्रता का जो मान आया है A इज इक्वल टू A2 माइनस A1 टोटल। इस तरह से विनाशी व्यतिकरण होता है और आयाम जो आएगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तरंग का जो आयाम है R मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2। इस प्रकार से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।